हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मुख्यमंत्री के बारे में बताया हुआ है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करे गए हैं, क्या क्या कार्य हैं और किस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलाकर राज्य की कार्यपालिका को चलाते हैं। आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे। राज्य के मंत्री परिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इनका जो मुखिया होता है वही मुख्यमंत्री होता है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानते हैं। जिन लोगों ने पुराने वाले वीडियोस को नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनको एक बार ज़रूर देख लें, तो आपको आसानी होगी इनको समझने में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। वीडियो लाइक करने के लिए मैं तब बोलूँगी जब आप वीडियो देख लेंगे और आपको अच्छा लगता है, तब आप लाइक भी करना और शेयर भी करना। देखिए, भारत का संविधान केंद्र के समान ही राज्य में भी संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है। ये तो बात मैंने बहुत बार बताई है आपको कि संसदीय व्यवस्था का क्या मतलब है। राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री होता है। मैंने बताया था आपको कि जो भी मंत्री परिषद होगी उसका मुखिया कौन होगा, उसका मुखिया मुख्यमंत्री ही होगा। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा तो सारी की सारी मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह ही होता है। जैसे प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद जुड़ी होती है, वैसे ही यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद जुड़ी होती है, और यही सारे कार्यों का सत्ता का वास्तविक प्रमुख होते हैं। संविधान में संसदीय व्यवस्था की सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं 163 और 164। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 163 आर्टिकल और 164 आर्टिकल किस बारे में बात करते हैं। ये जहाँ पर भी आप नोट्स बनाएं वहाँ पर इनको लिखते चलें। में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई है। 163 में कहा गया है कि राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन भत्ते, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व और कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो आपको समझ में आ गया कि 163 में बताया गया कि राज्य में मंत्री परिषद की क्या स्थिति होगी, जबकि 164 में उनसे संबंधित जितने भी वेतन भत्ते, उनकी जो भी हो शपथ, योग्यताएं, ये सारी की सारी उसमें बताई गई हैं। संवैधानिक प्रावधानों में 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। जैसे कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है केंद्र में, वैसे ही राज्य में भी राज्यपाल के लिए सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री के साथ वाली एक पूरी मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। इन बातों से संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल जो है उससे अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों का या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार भी प्रयोग करे। उन बातों को छोड़कर जो राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। मतलब राज्यपाल के पास जो विवेकाधिकार शक्तियां हैं, उनके अलावा बाकी वो जो भी काम करेंगे उनके लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इसका मुखिया जो मुख्यमंत्री होगा वो इसका सलाहकार का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। यदि कोई प्रश्न उठता है, कोई ऐसा विषय या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार किया गया कार्य, उसका ही निर्णय अंतिम होगा। उसने क्या कार्य किया अपने विवेक के अनुसार, ये उसका ही अंतिम निर्णय होगा। इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता इसको कि वह ये जो काम था उसे अपने विवेक के अनुसार करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। इस प्रश्न को किसी न्यायालय में जांच भी नहीं की जाएगी। इस प्रश्न की कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी और दी तो क्यों दी। ये सेम टू सेम वही चीज है जो केंद्र में हमने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में पढ़ी हुई थी। आर्टिकल 164 कहता है मंत्रियों संबंधी और अन्य उपबंध क्या क्या है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये टॉपिक को मैंने पूरा बताया है आपको कि राज्यपाल कैसे मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल जो करेगा वो मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद ही करेगा, अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं करेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री भी होगा।
94 संविधान संशोधन में अगर बात करें तो इसमें 2006 जो 94 संविधान संशोधन था 2006 में, इसको बिहार राज्य को इसकी बाध्यता से मुक्त कर दिया गया था। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राज्य में मुख्यमंत्री के समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या केवल 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। मतलब 15 होगी मैक्सिमम और 12 से कम भी नहीं होगी। लिमिट लगा दी गई न्यूनतम और अधिकतम के लिए। इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो संख्या लिमिटेड करी गई है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में करी गई, तो ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को यदि दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जाता है तो ऐसा मंत्री पद के होने पर भी वो उसकी योग्यताएं वो नहीं मानी जाएंगी, वो उसके लिए अयोग्य माना जाएगा। इस उपबंध को 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी 91वें संविधान दल बदल का कानून और ये दोनों चीजें इस संविधान के जो अमेंडमेंट हुए थे उसके द्वारा इसे जोड़ा गया। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मैंने आपको बताया था, इस लाइन का मतलब ये है कि जब तक मंत्रियों को या जब तक उनको विधानसभा में बहुमत मिलेगा, वो बहुमत सिद्ध कर पाएंगे, तब तक ही वो सत्ता में रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो सारे के सारे मंत्री या सरकार गिर जाएगी और दूसरे दल को आमंत्रित राज्यपाल फिर करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अगर यहाँ पर बात करते हैं राज्य में तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ही शपथ इनको दिलाएंगे, लेकिन किसकी परमिशन से और किसके सूझबूझ से? मुख्यमंत्री की। एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही विधान परिषद का और ना ही विधानसभा का, तो 6 माह के भीतर उसे अनिवार्य है कि उसे किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा, तभी वो मंत्री रह पाएगा, अदरवाइज वो मंत्री नहीं रहेगा। ये वाला पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और मैं हर टॉपिक में ऑलमोस्ट जब पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो चाहे केंद्र से संबंधित हो या राज्य से संबंधित हो, ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि 6 माह के भीतर उनको टाइम दिया जाता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं बनते हैं किसी के भी, तो फिर वो मंत्री पे नहीं रहेंगे। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 166 क्या कहता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। केंद्र में जैसे कि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल के द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के निर्दिष्ट हो। जब राज्यपाल के नाम से कोई बात करी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो इस तरीके से किए जाएंगे कि राज्यपाल ने ही इनको नियमों को बनाया है या दिया है। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता उसको उक्त प्रकार से प्रमाणित किया गया हो कि इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया गया हो कि इस आधार पर कि वह आदेश दस्तावेज राज्यपाल के द्वारा नियम निर्मित है अथवा कार्यान्वित नहीं है। मतलब जो राज्यपाल ने बनाया है उस पर किसी भी तरीके का ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार की कार्रवाइयों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। किस तरीके से मंत्रियों को काम आवंटित किया जाए। अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं। देखिए, वह मंत्री परिषद तथा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके दस्तावेजों के बारे में या जो निर्णय है उनके बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। जारी अगर राज्यपाल कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो, नहीं भी मांगता है तो भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचित करेगा। राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामले अथवा विधायन प्रस्तावन के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करता है। मतलब राज्यपाल जैसी भी सूचना मांगेगा मुख्यमंत्री को उसे देनी होगी। यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रख सकता है जिस पर निर्णय
तो किसी मंत्री के द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर कि मंत्री ने विचार नहीं किया है, जो मंत्री परिषद है, अगर किसी मंत्री को निर्णय लेना भी है लेकिन अगर उस पर ढंग से विचार नहीं किया गया है तो ऐसे मामलों को भी राज्यपाल एक बार दोबारा से विचार करने के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 177 कहता है सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार क्या क्या हैं। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा, विधान परिषद जहां पर भी है कि कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा, जिसका उद्देश्य जिसका क्या है उसे सदस्य बनाया गया हो। अगर उसका सदस्य नहीं है तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब देखते हैं मंत्रियों के द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति क्या है। आर्टिकल 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर जिनके लिए उन्हें मंत्री परिषद की सलाह मानना आवश्यक है, जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यदि कोई प्रश्न ऐसा उठता है या फिर ऐसा कोई विषय है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार काम कर सके, राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय अंतिम होगा। कोई काम अगर राज्यपाल ने किया है, बार बार ये टॉपिक रिपीट हो रहा है कि जब भी कोई काम राज्यपाल करेगा इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा कि राज्यपाल के करने योग्य था या नहीं था। ये बात अंतिम निर्णय राज्यपाल का ही होगा। उसे अपने विवेकानुसार कार्य करने देना चाहिए था या नहीं, इस बात का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। और ना ही किसी न्यायालय में इसकी जांच होगी और ना ही ये बात होगी कि मंत्री परिषद ने उनको क्या सलाह दी और क्यों दी। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद हमेशा रहेगी। जब तक राज्यपाल रहेगा या जब तक स्टेट में चलेगी सत्ता, राज्यपाल के पास एक मंत्री परिषद हमेशा रहेगी। यदि राज्य का जो विधानमंडल अगर विघटित भी हो जाता है तो भी अगली जब तक चुनाव नहीं हो जाते, अगली विधानसभा नहीं बन जाती, तब तक के लिए उनके साथ साथ वो वाली जो विघटित हो चुकी है उसी के निर्णय चलते रहेंगे। देखिए यही इसमें है, यदि राज्य विधानमंडल विघटित भी हो गया हो या मंत्री परिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, अतः वर्तमान मंत्रालय नए अनुवर्ती मंत्रालय के आने तक कार्यरत रहते हैं, तब तक वो काम करते रहेंगे। 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के निर्णय या कार्य क्षेत्र या अनुदान एवं सलाह आदि मंत्री परिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपने हिसाब से सारे काम करने लगेगा, केवल विवेकाधिकार शक्तियों को छोड़कर वह बिना मंत्री परिषद की सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करेगा या मंत्री परिषद की सलाह या अनुदान के विरुद्ध चला जाए, ऐसा भी नहीं होगा। यानी संविधान में इस बात की मंशा जाहिर की है कि राज्यपाल की संतुष्टि उसकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि क्या है, मंत्री परिषद की संतुष्टि ही होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया इसमें कि मंत्री परिषद किस तरीके से काम करती है और राज्यपाल उनके साथ किस तरीके से काम करते हैं। राज्य की जो मंत्री परिषद है वो कितनी महत्वपूर्ण है, केंद्र की मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।